नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद गाड़े और आज फिर से राजीव गांधी मीडिया सोशल मीडिया चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ में राजीव गांधी विकास विचार मंच के महासचिव तथा महाराष्ट्र प्रभारी राजीव जी चौधरी आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जय दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चौक के बारे में काफ़ी दिनों से लगातार वीडियो बनाते जा रहे हैं, क्योंकि उसमें विस्तृत चर्चा होनी बहुत जरूरी है। बहुत सारी जनता, अमरावती की जनता अभी भी उस वाक्य से बहुत दूर है, उन्हें पूरी तरह से उसके बारे में खबर नहीं। इसीलिए आज फिर से एक बार राजीव चौधरी हमारे साथ आए। राजीव जी, जैसे हमारी बात हुई थी कि इस जगह की जो खरीदी है, वहाँ पे एक पेट्रोल पंप हुआ करता था। जो पेट्रोल पंप बंद होने के बाद अम्बेडकरी नेताओं ने अम्बेडकरी नगर से इन्होंने मिलकर उस जगह की डिमांड की और उस समय वो जगह लीज पे थी। लीज खत्म होने के बाद इन्होंने कहा कि भाई अम्बेडकर स्मारक के लिए इस जगह को दिया जाए। नगर सेवकों ने कुछ 5-5 लाख रुपए की जमा की, 8 लाख की बात की। तो उसके बाद उसका जो विस्तृत है खरीदी किसके नाम से, वो जमीन एक्चुअली किसके नाम से, और गट्टानी के पास खरीदी कहाँ से है, ये बात सर। और अगर वो लीज पे थी तो फिर महानगर पालिका ने उसी टाइम पे उसको हस्तांतरित नहीं किया। लीज कहाँ पे बढ़ी, और बड़ी भी होगी लीज तो उसकी जो डॉक्यूमेंट्स है क्या, किसके नाम से, और लीज वाली जमीन फिर खरीदी कैसे हुई, इसके बारे में थोड़ा सा। जी विनोद जी, इससे पहले हमने आपके साथ 2 वीडियो हुए थे, पहला और भाग दूसरा। तीसरे भाग के समय में अनफॉर्चुनेटली आप बाहर का होते, तो हमारे दूसरे संवाददाता है रविंद्र जी पुले, तो उनके साथ थोड़ी चर्चा हुई थी। यानी ज़्यादा चर्चा ना करते हुए नॉर्मल चर्चा हुई थी। मैं सोचता हूँ कि उसी चर्चा को हम फिर से रिपीट लेते, क्योंकि ये जो अभी आपने इतनी प्रस्तावना बताई है या फिर जो विषय बताया, यही विषय चालू है अम्बेडकरी समाज के बीच में, और प्रशासन के अंतर्मन में भी यही शब्द चालू है। उसके बाद में जो कोर्ट में जो केस चालू है, हाई कोर्ट में, वो जो केस है उसका बेस भी यही विषय है। लेकिन एक्चुअल क्या हो गया, इस बेस पर केस जीती नहीं जा सकती अम्बेडकरी जनता द्वारा या प्रशासन द्वारा, क्योंकि गट्टानी और गट्टानी का वकील यही चाहता है कि लोग यही चर्चा करते रहे, लीज किसकी थी, खरीदी किसकी है, विषय क्या है, जगह किसको मिली थी, जगह किसको नहीं मिलेगी, महानगर पालिका ने क्या किया, पैसा मिला नहीं मिला, नगर सेवकों का मसला, ये जो चीज़ें है वो गट्टानी और गट्टानी यही चाहते हैं, और उसके वकील भी यही चाहते हैं कि लोग जो है वो इन्हीं विषय में वो गोल गोल घूमते रहे। और हाई कोर्ट में तो ऑलरेडी स्टे दिया हुआ है लारे एक्ट के विरोध में, प्रशासन के विरोध में, तो डेफिनेटली गट्टानी ये केस जीत जाएगा अगर सामान्य जनता और प्रशासन इन्हीं विषयों पर घूमते रहे। क्योंकि ये जो जगह है, ये जगह का इतिहास ही काफ़ी पुराना है, लोग उसमें गए ही नहीं, प्रशासन उस चीज़ में गया नहीं है। प्रशासन को अभी जो डॉक्यूमेंट्स है जिस प्रशासन के पास, उसी डॉक्यूमेंट के बेस पर वो केस लड़ना चाहता। डॉक्यूमेंट उनके पास एक ही है, बी टेनर की जगह है, बस इसी बेस पर कलेक्टर और एसडीओ साहब महानगर पालिका का रिप्लाई सबमिट है हाई कोर्ट में। बी टेनर की जगह है, आप ले सकते हैं, सरकार हस्तगत कर सकती है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के पास में खरीदी है और प्लस उसके पास सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इन दो आदेशों के विरोध में आप बी टेनर के नाम पर नहीं जीत सकते। इसमें लॉस होने वाला है, और जो लॉस होगा वो सरकार का नहीं होगा, वो लॉस होने वाला है अम्बेडकरी जनता की भावनाओं का। बाबा साहेब अम्बेडकर का जहाँ स्टेचू अभी स्थित है, स्मारक है, वो स्मारक पहले ही बहुत ही कम जगह पर है, 1250 स्क्वायर फीट के बीच में। उसको विस्तार दे ही नहीं पाएंगे अगर केस हार गए।
सुप्रीम कोर्ट में अगर हाई कोर्ट में अगर गट्टानी हारता है तो डेफिनेटली वो सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाएगा। लेकिन अगर गट्टानी जीतता है हाई कोर्ट में तो यहाँ का स्थानीय प्रशासन सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए जाएगा या जा पाएगा, उसमें भी मुझे तो शंका है, संदेह है। क्योंकि महानगर पालिका या एसडीओ या फिर जिला प्रशासन को कुछ भी नहीं लगी पड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट में जाते। और मेरा जो अभ्यास है इस पर जितना मैंने डिस्कशन किया है या डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, ये केस डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट में जाने है। अगर गट्टानी हारता है तो सुप्रीम कोर्ट ही इलाज है। अगर गट्टानी जीतता है तो प्रशासन सुप्रीम कोर्ट में जाएगा नहीं जाएगा, इस दो जो बातें हैं इसके घेरे में अम्बेडकरी जनता अभी फंसी हुई। ऐसा है, लोगों ने, अम्बेडकरी समाज के नेताओं ने, लीडर, प्रतिनिधि, संगठनाएं, अलग अलग राजकीय पार्टियां है, इन लोगों ने एक जगह पर आकर उस जगह के इतिहास के बारे में जानना चाहिए कि इतिहास क्या है, वो गट्टाने के बाद जमीन कहाँ से आई, वो देखना पड़ेगा ना। क्योंकि डॉक्यूमेंटली अगर देखा जाए, मैंने जो डॉक्यूमेंट्स देखे हैं वो जगह तो किसी क्रिश्चियन कम्युनिटी को दिया हुआ है ना, जिसका नाम द मिशनरीज ऑफ अमेरिका अलायंस करके। हाँ ठीक है ना। 1890 में यहाँ पर आए। 1890 में आने के बाद वो जो जगह इरविन चौक की जो खाली भूखंड था उस समय, तो वो जगह की मांग उन्होंने रखी कि हमारे मिशनरीज के लिए जगह चाहिए, धर्म प्रसार के लिए, आरोग्य के लिए और शिक्षा के लिए। तत्कालीन सरकार से, अंग्रेज सरकार से, वो किसी साहूकार की जगह थी उस समय। वो जगह थी अपना चित्रा टाकिस से लेकर तो बिहानी चौक तक। जो अभी बिहानी चौक पर जो चर्च है वहाँ तक वो पूरा पट्टा किसी जमींदार के नाम के पास में था। और जमींदार से जमींदारी प्रथा बंद करने के नाम पर अंग्रेजों ने छीन ली हो जाएगा। और वो जो जगह है वो फिर वो जो इरविन चौक की जगह है जो करीबन 40,000 स्क्वायर फुट की जगह, उसकी मांग रखी द क्रिश्चियन मिशनरीज ऑफ अलायंस अमेरिका। 1990 में आया, 1995 में मांगा। तो तत्कालीन जो कमिश्नर थे अमरावती के, उन्होंने उसे 10 रुपये प्रति वर्ष के किराए पर लीज पर दिया 20 साल के। 1895 1815 में वो लीज की अवधि खत्म होने से पहले क्रिश्चियन मिशनरीज ने कहा कि भाई इसका रेट ज़्यादा है, साल का जो 10 रुपये ना वो ज़्यादा है, उसे कम किया जाए। तो ये केस चल रही थी उस समय में कमिश्नर के कोर्ट में। तो उस समय में आदेश आया कि ये रेट जितना है उतना ही रहेगा, आगे देखेंगे, आपको अगर जगह रखना है तो लीज की जो रकम है यही रहेंगे, कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू करो, नहीं तो आप छोड़ सकते हो। तो क्रिश्चियन मिशनरीज ने कंटिन्यू रखा 10 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से। लेकिन 17-18 में क्रिश्चियन मिशनरीज ने क्या किया, केस डाल दिया। ऐसा कैसे है कि भाई वो जगह हमारी है, एडवर्स पोजीशन के रूप में वो जगह हमें दी जाए। तो ये केस चल रहा था अलग से फिर जिला कलेक्टर ऑफिस। तो ऐसा करते करते 1927 में क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो मिशनरीज है, उनके संस्था के जो लोग हैं, उनको ये जगह मिल गई बाकायदा। असेसमेंट कॉपी पर उनका नाम चढ़ गया, मतलब वो जगह इनके नाम पर कर दी गई गवर्नमेंट द्वारा। और असेसमेंट कॉपी पर आ गया था क्रिश्चियन मिशनरीज अलायंस ऑफ अमेरिका, ये नाम चढ़ गया 1927। और 1941 में क्या हो गया, वो क्रिश्चियन मिशनरी ने राय बहादुर सरजामी करके थे, उस समय में एडवोकेट थे, राय बहादुर की पदवी थी। और राय बहादुर की पदवी मतलब जो कोर्ट या अदालत में जो रिलेटेड व्यक्ति होते हैं, शायद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष है, उन्हें वो पदवी मिलती थी शायद, ऐसा को डेफिनेट नहीं बता सकता। तो राय बहादुर सरजामे को क्रिश्चियन कम्युनिटी ने वो जगह बेच दी 1941। 1941 के बाद में 1955 में राय बहादुर सरजामे ने अभी के जो गट्टानी है, चंद्रशेखर गट्टानी, उनके पिताजी थे मदन लाल घासीराम गट्टानी, वो मदन लाल जी को राय बहादुर सरजामे ने वो जगह बेच दी। लेकिन 1955 में वो जगह बेचने से पहले, 55 में ही 2-4 महीने पहले समझो,
जैसा आप अंदाज लगा सकते हो। 1955 में ही राय बहादुर सरजामे ने उस समय में बुरमा ऑयल सेल करके कंपनी थी जो पेट्रोलियम का बिजनेस करती थी, तो पेट्रोल पंप के लिए वो जगह उनसे किराए पर ली। ठीक है ना, जो अभी जो 6600 स्क्वायर फीट का जो मसला चालू है वो जगह, तो वो जगह उन्होंने उस समय में 1955 में 1000 रुपये प्रति माह मतलब वर्ष नहीं, प्रति माह 1000 रुपये के हिसाब से वो किराए पर राय बहादुर सरजामे ने बुरमा ऑयल सेल को दिया। और उसके 2-4 महीने के बाद में वो जमीन बेच दिया गट्टानी के पिताजी को, मदनलाल घासीराम गट्टानी। अब जैसे ही जगह बेच दिया तो मदनलाल गट्टानी ने कहा कि भाई ये जगह हमने खरीदी है, बुरमा ऑयल सेल वालों को कहा कि वो जगह हमने खरीदी है, जबकि वो लीज पर थी, लेकिन वो जगह हमने खरीदी है, अभी आपका जो पेट्रोल पंप है वो अभी आप बंद कर दो। ठीक है, लेकिन पेट्रोल पंप बंद कैसे हो? बुरमा ऑयल सेल का कहना ये था कि हमारा अभी एग्रीमेंट हुआ है और एग्रीमेंट हमारा 15 साल का है, हमको अगर जगह खाली करना भी पड़े, पेट्रोल पंप बंद भी करना पड़े तो हम एग्रीमेंट के हिसाब से करें, तो आपको 1970 तक इंतजार करना पड़ेगा। तो ऐसा वो बुरमा ऑयल सेल ने वो पेट्रोल पंप वहाँ पर 1970 तक चलाया। 1970 में क्या हुआ, एग्रीमेंट खत्म हो गया और इसी बीच में बुरमा ऑयल सेल का रूपांतरण हो गया, मतलब ट्रांसफर हो गया भारत पेट्रोलियम कंपनी कॉर्पोरेशन में, मर्ज हो गई कंपनी, बुरमा ऑयल सेल कंपनी हो गई भारत पेट्रोलियम। तो 1970 में मदनलाल घासीराम ने कहा कि अभी आपका एग्रीमेंट खत्म हो चुका है, आप जगह खाली करो। तो भारत पेट्रोलियम कंपनी के जो उस समय में जो एजेंट थे हसन जी जिसे कहते हैं, हसन जी इस विषय में स्थानीय कोर्ट में कि हम ये खाली नहीं करेंगे, एडवर्स पोजीशन में जो कब्जे का सिद्धांत है ये इस जगह पर हमारा भी है, ऐसा उसने भी केस डाल दिया हसन जी ने गट्टानी पर। और उस समय में जो चंद्रशेखर गट्टानी थे 16 साल छोटे थे, और 1972 में गट्टानी जब 18 साल के हुए तो चंद्रशेखर गट्टानी 18 साल के हो गए, तो चंद्रशेखर गट्टानी ने इस केस के विषय में दूसरी अपील दाखिल कर दी यहाँ के सिविल कोर्ट। ये दोनों केसेस चलते रहे, कभी गट्टानी केस जीतते थे, कभी हसन जी जीत जाते थे। ये एक मसला चले गया था हाईकोर्ट में क्या हो गया, गट्टानी वहां हारे, नहीं सॉरी गट्टानी नहीं हारे, हाईकोर्ट में हसन जी पेट्रोल पंप भारत पेट्रोल पंप के एजेंट वो हार गए। तो हसन जी पेट्रोल पंप सीधे चले गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले गट्टानी ने भी स्पेशल PI दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में, तो दोनों केसेस वहाँ पर चलते थे। वो केस का निकाल लगाया 2012 में उसका रिजल्ट आया, और गट्टानी जो जगह है जिसके पास खरीदी थी, सुप्रीम कोर्ट ने गट्टानी का कब्जा मान्य किया, हसन जी को जगह खाली करने के लिए आदेश दिया। ठीक है, और जो दूसरी केस थी वो केस ऐसी थी कि जो 1000 रुपये महीना जो था जो पेट्रोल पंप को देना था, वो पैसा इन्होंने पेट्रोल पंप वालों ने दिया ही नहीं करता, वो किराया ही नहीं दिया। ठीक है, वो किराया ना देने की वजह से दूसरी केस सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ के अमरावती कोर्ट में फिर से रेफर कर दिया। अभी वो किराए के पैसों का लेन देन का जो केस है वो अमरावती सिविल कोर्ट में शुरू है। ठीक है, यहाँ तक आए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार वो जगह खाली कर दिया हसन जी पेट्रोल पंप। तो यहाँ 2012 तक ये मसला हुआ। ये हसन जी तो पेट्रोल केस चल रही थी, हाँ, उसके कुछ सुनवाई नहीं हुई। हसन जी पेट्रोल पंप की जो केस थी, जिन्होंने कब्जे का सिद्धांत का जो फायदा लेने की कोशिश किया, तो ये स्थानीय कलेक्टर में था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। तो कलेक्टर ने उनकी मांग जो थी जगह कब्जे की वो यानी रिफ्यूज कर दिया, उसे रद्द कर दिया कि तो आपका इस पर अधिकार नहीं चलता, क्योंकि एग्रीमेंट सामने आया ना, मदनलाल गट्टानी और बुरमा ऑयल सेल का जो एग्रीमेंट है
वो एग्रीमेंट बाकायदा प्रूव करता है कि आप यहाँ पर सिर्फ किराएदार है। एडवर्स पोजीशन में आपने वो जगह सरकार की जो जगह है उस पर रहना चाहिए, उस पर कब्जा दिखाना चाहिए। कुछ दिन उस पर रहने के बाद आप केस कर सकते हैं। आप किराए पर जमीन ले रहे हैं और किराए पर जमीन लेने के बाद आप कब्जे का सिद्धांत दिखा रहे हैं, तो ऐसी जमीन नहीं मिलेगी। तो केस उसी समय में रिफ्यूज हो गई, डिसमिस हो गई थी कलेक्टर कोर्ट में। तो ये जैसे आपने कहा कि भाई हम्म, इसके लिए सरजामे को खरीदी हाँ पोजीशन लेटर मिला, हाँ। तो क्या उस समय सरजामे के पास में कोई खरीदी थी? सरजामे ने बाकायदा रजिस्टर खरीदी दिखाई है कि हमारे पास खरीदी है। तो वो कहाँ से, यानी आपने जैसे कहा कि भाई लीज वाली जो जमीन है, हाँ तो एक कायदा ये भी बोलता है कि आप लीज वाली जमीन नहीं ले सकते। हाँ। तो जैसे आपको मैंने बख्शीश पत्र करके हम्म दिया, हम्म। ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए, द क्रिश्चियन मिशनरीज अलायंस कंपनी जो है, उन्होंने कब्जे के सिद्धांत के रूप में एक केस डाला था। उससे पहले एग्रीमेंट था लीज का 20 साल का, ठीक है, वो लीज चलते रही, हाँ, ठीक है। लीज का जो एग्रीमेंट पीरियड है 20-20 साल, वो बढ़ते रहा 1895 से 15 तक, 15 से लेकर जो भी आगे 20-20 साल चलते रहा। तो इसी बीच में 1927 में क्या हुआ कि इन्हें पोजीशन मिल गया, अच्छा, असेसमेंट कॉपी पर इनका नाम भी चल गया, मतलब ये मालक हो गए। वो मालक होने के नाते उसने सरजामे को बेच दिया अच्छा, और सरजामे के पास में भी खरीदी है, और उसी सरजामे ने मदनलाल गट्टानी को बेच दिया, बाकायदा वो भी रजिस्टर खरीदी है। गट्टानी ने जो लीज जो किराए पर जमीन दी थी बुरमा एलसेल को, जो कालांतर में बाद में भारत पेट्रोलियम कंपनी में मर्ज हो गई, उसके साथ केस चलते रहा कोर्ट में, जिला कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, जिसका रिजल्ट आया 2012 में कि ये जगह गट्टानी की है, पेट्रोल पंप की जगह नहीं है, इसलिए खाली की जाए। तो 2012 में पेट्रोल पंप की जिसके पास एजेंसी थी, हसन जी के पास, उन्होंने वो जगह खाली कर दिया। वो जगह भी खाली है। और 2012 में जैसे ही जमीन खाली हो गई, तो गट्टानी के परिवार ने आपसी बंटवारा, जो उनके भाई बंधु वगैरह थे, तो अपने अपने नाम से उन्होंने जमीन का बंटवारा कर दिया। और 40,000 स्क्वायर फुट की जगह है ना, तो गट्टानी के अधिकार क्षेत्र में जो उस हिस्से में जो जमीन आई है 13,000 14,000 स्क्वायर फुट समथिंग, तो उसमें वो पेट्रोल पंप की जगह का हिस्सा है 6600 स्क्वायर फुट का। मसला हुआ है। तो यानी आप ये कहना चाहते हैं कि सरजामे जो खरीदी कर दी थी उसके अलावा हाँ, ये जो लीज वाली जमीन है। हाँ जिसपे हसन जी ने दावा बोला था, हाँ वो भी अब उसको गट्टानी को मिल गई। हाँ, वो तो गट्टानी की है ना ऑलरेडी। तो अभी यानी कहने का मतलब ये है कि अभी गट्टानी के बाद में खरीदी। हाँ, टोटल जमीन गट्टानी के नाम पर है। ये हाँ अपन ये नहीं बोल सकते कि ये जो हुआ है खरीदी वाला, हाँ हाँ तो ये शुरू से अगर निकालेंगे तो ये हाँ लीज वाली जमीन हाँ हाँ कन्वर्ट करने का, हाँ तो कलेक्टर का कुछ आदेश भी होना चाहिए उनके हाँ कि भाई ये लीज वाली जमीन को पोजीशन दे रही है और ये इस नियम कानून अंतर्गत, हाँ हाँ है ना, कि भाई ये जो सरकारी जमीन है ये हमने इनको जी, अलॉट कर हाँ दिया, हाँ इसका पोजीशन इनको दे दिया, हाँ। और इसके बाद में वो बेच रहा है। नहीं, वो गट्टानी ने अपने हिसाब से असेसमेंट कॉपी लगाई होंगी, असेसमेंट कॉपी पर दर्ज है, हाई कोर्ट में भी वो कॉपी है, सुप्रीम कोर्ट में भी असेसमेंट कॉपी दर्ज है। लेकिन बात कैसे आती, कोई भी चीजें खरीदी बिक्री की जो होती है उसके डॉक्यूमेंट रिकॉर्डेड होना चाहिए। आप खरीदी है और सिर्फ असेसमेंट की कॉपी है, इसके बेस पर आप जमीन के मालिक है, ऐसा सिद्ध नहीं होता ना। ये चीजें कोर्ट के सामने आना चाहिए, और ये चीजें सिद्ध करने में भारत पेट्रोलियम कंपनी के जो एजेंट थे हसन जी, वो नाकाम सिद्ध हो गए, इसलिए जगह खाली करनी पड़ी। ऐसा है ना। और वो जगह खाली हो गई, और खाली होने के तुरंत बाद जब गट्टानी ने उस जगह पर अपनी खुद के प्रीमाइस पर जो चारों ओर से दीवार उठाने की जो बांधकाम का जो काम किया उसने, तो उसने गलती ये कर दिया है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर की जो ऑलरेडी स्मारक है उसकी दीवार को लगकर अपनी दीवार खड़ी करने की कोशिश की, ठीक है ना। तो इसी वजह से मुद्दा उपस्थित हो गया।
और उसका कहना यही है कि वहाँ हॉस्पिटल बनाएंगे। हॉस्पिटल का पानी जो है, जो खराब पानी है या मरीजों जो भी एक्सपर्ट जो कचरा है वो कहाँ फेंकेगा, उसका पानी कहाँ से जाएगा? क्योंकि हॉस्पिटल के पीछे की जो दीवार है जहाँ पानी वगैरह बहनेगा वो बाबा साहेब की दीवार को लगकर है ना। तो ये जैसे ही लोगों को समझा, अम्बेडकरवादी जनता को पता चला तो उन्होंने इसका विरोध किया। विरोध करने के बाद में सब फिर ये पता चला कि उसने परमिशन भी नहीं लिया महानगर पालिका की। महानगर पालिका के बगैर परमिशन के बाद काम करना शुरू कर दिया। उस समय में थोड़ा झपट जिसे कहते हैं वो होने की वजह से गट्टानी ने कुछ कार्यकर्ताओं पर पुलिस स्टेशन में केस भी दर्ज किया था, ठीक है ना। उसी पीरियड में राधाकृष्ण विखे पाटिल पालक मंत्री थे अमरावती के, तो वो आए तो उनको एक अम्बेडकरवादी नेताओं के शिष्टमंडल ने तो निवेदन दिया कि भाई ये जगह बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक के लिए आप लेकर दीजिए। तो पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने आश्वासन दिया कि ये डेफिनेटली हम काम कर लेंगे। कांग्रेस के पालक मंत्री थे, बात आ गई हो गई। तो यहाँ तक ये प्रोसेस हुआ है। तो ये जितनी भी पूरी प्रोसेस है, इसका एक भी डॉक्यूमेंट जो आज वो स्मारक के लिए लड़ रहे हैं किसके पास है? डॉक्यूमेंट के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा ना। गट्टानी 40 साल से उस केस के लिए लड़ा है, एकदम आसान से जगह थोड़ी देगा। तो अभी आपने बीच में ये भी कहा था हाँ कि पहले जो वकील थे हाँ चौहान, जी हाँ वो इधर से लड़ते थे हाँ महानगर पालिका, हाँ और जैसे ही वो देशपांडे साहब का हाँ निधन हो गया हाँ तो अब ये वकील उनके वकील हो गए। जी हाँ तो ऐसा हो गया कि अभी गट्टानी के फेवर में सारी चीजें हो गई, हाँ ऑटोमेटिकली क्योंकि इनको तो इधर का भी पता है उधर का भी पता है। सब डॉक्यूमेंट्स उनके पास है। तो अब इसमें क्या हो सकता है कि जिस वजह से वो अम्बेडकरी जनता को बाबा साहब का स्मारक लेने में आसानी हो। नहीं, इसमें देखिए अम्बेडकरी जनता को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि इस केस में डॉक्यूमेंटली क्या किया जा सकता है, हाई कोर्ट में क्या हो सकता है, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता क्या हो सकता है, इस बारे में पूरी तरह विचार विमर्श करना पड़ेगा, ठीक है ना। गट्टानी ने जो हाई कोर्ट में जो केस डाली है उस पर स्टे मिला हुआ है। वो किस बेस पर उसने केस डाली? जो 2013 में लार एक्ट आया हुआ था लैंड एक्विजिशन का, वो एक्ट के अनुसार गट्टानी ने केस डाली। साथ ही साथ उसने भारतीय संविधान के फंडामेंटल जो राइट है आर्टिकल 14 उसके अंडर में उसने प्रमोट किया है उस केस को, और 300A जो है आर्टिकल उसके अंडर में उसने केस किया। आर्टिकल 14 समानता का अधिकार है। समानता, अगर आपको हॉस्पिटल बनाना है तो उसका कहना यही है कि हॉस्पिटल बड़ा या मूर्ति बड़ी या स्मारक। बाबा साहब ने तो हॉस्पिटल को, आरोग्य को प्रमुखता दी है ना। और 300A में कैसा होता है कि आप स्थानीय लेवल पर कोई भी नियम कायदा बना के किसी की भी जमीन हासिल नहीं कर सकते, उसके लिए आपको बाकायदा बाय प्रोसेस जाना पड़ेगा। पर वहाँ पे तो सरकार का खुद का दवाखाना बहुत बड़ा, नहीं, सरकार का जो दवाखाना हॉस्पिटल है इरुन हॉस्पिटल जो है, जो लार्ड इरुन के नाम से बना है, वो उस जगह से काफी दूर है, काफी दूर है, और वो ऑलरेडी सरकारी है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कैसा है, इसका हॉस्पिटल जो बनेगा वो रेडियोलॉजिस्ट है, उसी टाइप का कोई हॉस्पिटल बनेगा और वो प्राइवेट होगा। उसको तो उससे तो पैसे कमाएगा ना। जहाँ 10 रुपए प्रति वर्ष लीज की जमीन उसी ने 1000 रुपये प्रति माह किराए पर दी थी सरकार को ही। पेट्रोलियम कंपनी जो है वो शासकीय होता है ना, यानी सरकार से लेगा 10 रुपये पर ईयर से और सरकार से वसूल करेगा 10,000 रुपये महीने से। ये तो उसकी मक्कारी दिखाती है ना बिजनेस के मामले में। रहा सवाल बाबा साहब स्मारक कहाँ, तो बाबा साहब के लिए अपनी अगर जगह नहीं छोड़ता है, आप देखिए लार एक्ट जो है उसमें बाकायदा राहुल गांधी ने भूमि जो किसान होते थे, जो जिनकी जमीन थी जो सरकार छीन लेती थी, तो आसानी से छीन ना पाए इसलिए वो कायदा बनाया। उसमें किसानों को 50 एकड़ की जमीन अगर अधिग्रहित होती थी तो
डबल रकम मिलती थी मार्केट रेट से। 50 एकड़ के ज़्यादा जगह है तो उससे 4 गुना ज़्यादा पैसे मिलते। तो यहाँ पे तो गट्टाने के लिए तो डबल पैसा यार, दुगनी रकम जमा करके रखिए ना। यहाँ तो उनको दे ही रहे ना, तो नहीं ले रहे, वो लेने के लिए तैयार नहीं है। इसके पीछे कुछ साजिश या अब उसे ये पता चल गया है कि प्रशासन ने जिस एक्ट के अंडर में जमीन अधिग्रहण का प्रोसेस शुरू किया है उस एक्ट में खामियां ही खामियां दिख रही है, मुझे भी दिख रही है। क्योंकि इन्होंने सोशल असेसमेंट से लेकर पब्लिकेशन से लेकर डिसीजन मेकिंग से लेकर ये जो चीज़ें होती है लार एक्ट में, वो धारा है, नियम बाय नियम चलता है, उसको फॉलो ही नहीं किया। इन्होंने सिर्फ इतना कहा है प्रशासन ने कि वो एक मास्टर प्लान है और उस प्लान के अंडर में जमीन लेने का अधिकार प्रशासन को है और वो बी टेनर की जगह है, बस ये 2 चीज़ें हैं। लेकिन लार एक्ट जो है, जो अभी लैंड रेवेन्यू के मामले जितने भी एक्ट है, सबसे खतरनाक सबसे बड़ा एक्ट है वो, और उसमें किसी भी एक भी धारा का अगर आपने उल्लंघन किया है तो आप जमीन को अधिग्रहित नहीं कर सकते। और बाकायदा यही चीज़ पकड़ी है गट्टा ने। सोशल असेसमेंट कहाँ हुआ या पब्लिकेशन जो पता है, पब्लिकेशन में बहुत सारे त्रुटियां है, उसमें वेबसाइट पर डिक्लेरेशन नहीं है, महाराष्ट्र सरकार का आदेश नहीं है, ऐसा गट्टानी की पिटीशन है। तो मैंने ये कहना चाहते हैं आप कि हमें अम्बेडकरी जनता को बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से जागरूक करना पड़ेगा। हाँ, और हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कोर्ट में भी हाँ, अब महानगर पालिका के वकील के भरोसे न रहने के हाँ, खुद का वकील रख के हाँ, केस लड़नी पड़ेगी। जी हाँ, बरोबर, सही बात है ना। आप देखिए ना, लार एक्ट के विषय में अगर प्रशासन ने अच्छे से रिप्लाई नहीं किया है, हालांकि उन्होंने गलती तो कर दिया उसने, लेकिन जमीन तो चाहिए। बाबा साहब के स्मारक के लिए वो जगह चाहिए। उसके लिए 4.25 करोड़ रुपये जमा भी किया, जो आपने नगर सेवक का उल्लेख किया था। 28 नगर सेवकों ने 5-5 लाख रुपये जमा करते, 4.25 करोड़ रुपये जमा, और उसके अभी इंटरेस्ट वगैरह पकड़ेंगे तो अभी 6 करोड़ के लगभग रकम जमा हो चुकी है। लेकिन उस रकम का उपयोग नहीं हो रहा ना, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति लार एक्ट के जितने भी इन्होंने त्रुटियां किया, जितनी गलती किया, उसका पूरा फायदा ले रहा है, प्लस उसके पास खरीदी है, प्लस सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो आप देखिए वो जमीन कैसे मिलेंगी, पॉसिबल नहीं है ना। पॉसिबल तब होगा जब वो पूरे एक्ट का अभ्यास करेंगे, वो जो उसकी जमीन की जो पूरी प्रोसेस है उसका अभ्यास करेंगे, प्रॉपर डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, और जनहित याचिका के रूप में जनता और अम्बेडकरी जनता की ओर से भी एक वकील खड़ा होना चाहिए, एडवोकेट अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जो चंद्रशेखर गट्टानी का वकील 2016 से लेकर अब तक था, देवेंद्र चौहान साहब जो थे, और प्रशासन के जो सरकारी एडवोकेट थे देशपांडे साहब, वो देशपांडे साहब हो गए रिटायर, और जैसे ही रिटायर हो गए तो उनकी जगह पर आ गए चौहान साहब, मतलब गट्टानी के वकील। और चौहान साहब ने तो गट्टानी से फीस वसूली है ना, ली है ना, और वो 2016 से वो केस चालू है, तो 2016 से 2024 हो चुके हैं, मतलब 8 साल हो गए। 8 साल से वो केस लड़ रहे थे, उन्हें तो सब पता है घोल मेल कहाँ है, त्रुटियां कहाँ हैं। वो अगर देवेंद्र चौहान अगर सरकारी वकील बन के उसी केस में अम्बेडकरी जनता या सरकार का पक्ष कैसे रखेंगे? उन्होंने पैसा वसूल किया, फीस वसूल की, और गट्टानी भी यही कहेगा कि आप हमारे वकील थे, आप सरकारी वकील बन गए हैं, अभी हम किसके पास जाए? यानी राजू जी, अभी आप ये कहना चाहते हैं कि जो वकील थे वो सरकारी वकील बन गए जी, यानी दोनों तरफ से गट्टानी के तरफ से बात करेंगे। हाँ, और हमारे अम्बेडकरी नेता और जो अम्बेडकरी संगठन है वो सो रही है जी। जाहिर है ना, देखिए ऐसा है, जो वकील गट्टानी का था, चंद्रशेखर गट्टानी ने जो एडवोकेट देवेंद्र चौहान, और जो प्रशासन की ओर से, राज्य सरकार की ओर से जो वकील थे देशपांडे साहब, वो हो गए रिटायर, और देशपांडे साहब की जगह पर वो देवेंद्र चौहान साहब आ गए अभी, ठीक है ना। अभी ये गट्टानी के तरफ से जब वो लड़ रहे थे
2016 से अब तक मतलब 8 साल लगातार उन्होंने फीस तो ली है। अभी वही वकील अगर प्रशासन की ओर से लड़ेगा तो वो न्याय किसकी तरफ से करेगा? वो एडवोकेट किसकी तरफ से अपना मानस रखेगा या अपना ध्यान रखेगा? क्योंकि 8 साल उसने गट्टानी की ओर से लड़ाया, पैसे वहाँ वसूल किए, फीस ली होगी और कुछ बातें भी होंगी, उसे सब कुछ पता है। और अभी सरकार की ओर से भी उसके पास सभी वही डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, तो वो न्याय कर पाएगा क्या? इस बारे में प्रशासन ने सोच विचार करना चाहिए, है ना? क्योंकि गट्टानी हर हाल में अपनी केस जीतना चाहता है, वो जीतेगा, उसका मानस है, उससे विश्वास है। अभी तो अपना वकील ही सरकारी वकील बन गया है, वो तो बोलेगा ना सर आपने ये क्या कर दिया, आप मेरे एडवोकेट, मेरी ओर से लड़ना चाहिए था। अभी आप मेरे विरोधी पार्टी मतलब सरकार की ओर से लड़ेंगे तो मेरा क्या होगा? अभी तो मुझे लगता है कि जनता को तो मारो गोली, गट्टानी को तो पिटीशन दाखिल करेगा, एप्लीकेशन लगाएगा कि भाई ये जो सरकारी वकील है उन्हें हटा दिया जाए, क्योंकि अभी इस सरकारी वकील पर मुझे कोई भरोसा नहीं, क्योंकि मेरे राज पूरी तरह इससे पता है, मेरे डॉक्यूमेंट्स की पूरी जानकारी इससे पता है, तो एप्लीकेशन भी लगेगा, है ना? तो देवेंद्र चौहान साहब अगर ये कहे कि भाई एडवोकेट मेरा यानी वकीली करना मेरा धर्म है, अब तक जो हुआ वो हुआ, लेकिन अभी मैं सरकार की ओर से लड़ूंगा, सरकार ने भी उस पर क्यों भरोसा करना? और सरकार पर भरोसा करना जनता क्यों करेंगे भरोसा? जनता को भी लगेगा भाई ये हमसे न्याय करने का, जनता की ओर से भी दबाव जाएगा, तो भाई देखते आगे क्यों। तो इस कश्मकश में ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक वो विवाद तो कायम ही है। हाँ, और हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, हाँ, जिसमें आपको याद होगा कि सारी अम्बेडकरी संगठन और अम्बेडकरी नेता एक होते थे, और इन्होंने आप भी थे, मैं भी था, तो इन्होंने चारों कमिश्नर सबको बुला के एक जगह मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी कि इसमें से कुछ न्याय मिले और उसमें से कुछ मार्ग निकले। तो उस मीटिंग के बारे में आप थोड़ा सा विस्तृत जानकारी हमें और जनता को जो दरअसल क्या हो गया, ये जो मीटिंग चल रही थी ये लगभग 2022 से चालू, मम्मी किराना के 50 लाख का जो निधि का जो मसला था, उसकी वजह से हेरोइन चौक की जगह के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ चुकी। तो जो अम्बेडकर समाज के जो लीडर्स है, प्रतिनिधि है, उन्होंने मीटिंग दर मीटिंग लेना शुरू किया, जिसमें आप मैं सभी शामिल। अब उस समय भी हमें पता था कि इस केस का रूप क्या है, तो हम बात रखते हुए हमारी सुनी हुई, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन इस केस में और मीटिंगों के लेकर 1 साल बीत चुका था, और 1 साल के बाद में भी कुछ भी तय नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए, तो मैंने किरण गोर्धन जो है आगे समाज पार्टी, उनसे कहा कि एक काम करो, आप चारों आयुक्तों को एक जगह रखो, मतलब कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट के पुलिस सब कमिश्नर, SDO, प्रशासक है इस केस में, और महानगर पालिका, इन चारों को मीटिंग में कॉल किया। तो किरण गोर्धन ने कहा ठीक है, तो हमने वो मीटिंग को कॉल करने का पत्र दिया, बाकायदा जिलाधिकारी कार्यालय से हमने 4 अक्टूबर 2003 से काम किया। और वहाँ जाने से पहले मैंने काफ़ी इस केस के बारे में जो डिस्कस किया या स्टडी किया या अभ्यास किया, उसके अनुसार मैंने इन्हें कहा था इन सभी लोगों को कि मीटिंग ये फाइनल मीटिंग है, क्योंकि इसके बाद चारों आयुक्त एक साथ एक जगह पर नहीं आएंगे। तो इस मीटिंग में आपको जो पूछताछ करना है पूछताछ करो, जो बात करना है करो, लेकिन मुझे कम से कम 10 मिनट देना, मुझे इस बारे में कानूनी लेवल बात करना है, ठीक है? गए हम मीटिंग में, हमको साथ में मीटिंग थी। मीटिंग में कैसा हो गया, कलेक्टर साहब थोड़े से नाखुश थे, क्योंकि प्रश्न ही ऐसे पूछे जा रहे थे। तो उन्होंने यही कहा कि इस जो केस में है एडवोकेट हमने लगा के रखी, पैसा हमने जमा किया हुआ है, और उस केस में हम लड़ रहे हैं, और अब आप बिना कारण या बिना कारण दबाव नहीं मत, तो आप अपना देखो, हम हमारे काम करेंगे। तो ऐसी बातें हो रही थी, और ऐसी बातों में चलते चलते मीटिंग डिस्मिस करने का समय भी आ गया था शायद। तो कलेक्टर साहब खड़े हो गए थे, और मैं इधर इशारे कर रहा था हमारे प्रतिनिधियों को कि मुझे बोलना है, मुझे बोलना है।
तो इन्होंने कुछ ध्यान दिया नहीं। इतने में कलेक्टर साहब खड़े हो गए। मैंने सोचा कि मीटिंग बर्दाश्त हो जाएगी तो मेरा बोलना रह जाएगा, तो कभी मैं ऐसा मौका नहीं है। मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा सर मेरा सेटिस्फिकेशन होगा, क्योंकि इस मीटिंग को कॉल करने का पत्र ही हमने लिया है ना। पत्र देने के बाद इस मीटिंग में जिन मुद्दों पर चर्चा होना चाहिए उन मुद्दों पर चर्चा ही नहीं होती जी, क्योंकि ये जो केस है ये आंदोलन वाली केस नहीं है, ये कोर्ट मैटर की केस है। सामने वाली पार्टी ने घटना ने लार एक्ट के द्वारा के विरोध में केस डाल दिया, और वो लार एक्ट की जो धाराएं है उन धाराओं का पालन महानगर पालिका या प्रशासन इन तीनों ने नहीं किया, ऐसा उसका कहना है पिटीशन में। मतलब उदाहरण के तौर पर आप देखिए तो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट पब्लिकेशंस है, या फिर आपकी वेबसाइट पर घोषणा पत्र है, जाहिरनामा जिसे वो भी नहीं है, राज्य सरकार का आदेश नहीं, यानी इस टाइप के केसेस है। इस केसेस में ये धाराओं के विरोध एक भी धारा अगर कम होती है तो केस नहीं जीती जा सकती, मुझे पता है, मैं कहाँ हूँ। तो ये सुनने के बाद वहाँ जो विधि अधिकारी ने कहा कि आप मेरे केबिन में आके बात कीजिए, इस बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। मैंने कहा मुझे आपसे डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कलेक्टर साहब यहाँ सीपी साहब के प्रतिनिधि है, प्रशासक है हमारा एसडीओ साहब, और उन्होंने पालिका आयुक्त भी है, तो मैं कलेक्टर साहब को बात बताना चाहता हूँ। लेकिन हमारे कुछ प्रतिनिधियों ने कहा कि नहीं आप विधि अधिकारी से बात करें, और इतने में फिर हमारे प्रतिनिधि खड़े हो गए, वो खड़े हो गए, कलेक्टर बैठेंगे वो भी खड़े हो गए, मीटिंग का यानी डिसमिस हो गई। मेरा मूड हो गया खराब, क्योंकि कैसा विनोद जी, इस केस के बारे में जितनी जानकारी मुझे है वो कलेक्टर को भी शायद नहीं है इस बारे में। वो अपने बीटेनर के बेस पर खड़े हुए हैं, ठीक है, गट्टा ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश और खरीदी के बेस पर है, लेकिन मुझे पता है इस केस में क्या है, मुझे पता है लार एक्ट क्या है, मुझे पता है उसकी खरीदी में कहाँ प्रॉब्लम है, उसके डॉक्यूमेंट में कहाँ प्रॉब्लम है। वो अगर ये सारी बातें मैं कलेक्टर के सामने डिक्लेयर कर देता, चारों आयुक्त तो वहाँ थे, तो डेफिनेटली जनता की ओर से कलेक्टर का मानस हो सकता था कि जो सरकारी वकील है उसे चेंज कर दिए, हो सकता था कि एक इंटरवल एडवोकेट एक्स्ट्रा और रखे, या फिर ये भी हो सकता है कि भाई जनता को सजेशन देते कि भाई आप जनता की ओर से वकील खड़ा किया जाए तो बाकी हम मदद करेंगे, है ना, ऐसा भी हो सकता था। आज देखिए ना, अगर ये चीज़ होती तो आज कट्टानी का वकील सरकारी वकील बना हुआ है ना, आज तो नुकसान नहीं, जनता नुकसान। उस समय भी ये बात हुई तो आज डेफिनेटली और लीगल बात जो उस दिन नहीं हुई, और जो मुद्दे मेरे पास थे या मुद्दे जो हमारे है अभी भी आपको पता है, वो कलेक्टर के दिमाग में आते से वो समझ जाते थे कि ऐसे जो हो नहीं सकता, और इसका नुकसान खामी जाएगा तो हो नहीं सकता, क्योंकि समय वापस बार बार नहीं। इतना होने के बाद जो मीटिंग हुई, बाहर आने के बाद भी मैं समझाना चाहता था तो उल्टा मुझे कहते कि तुम्हें नहीं, ठीक है तो यार हमने वो ग्रुप छोड़ दिया, वो संगठन के अभी किसी मीटिंग में भी नहीं जाते, हालांकि उनकी भी मीटिंग नहीं हुई, उनके दिमाग से विचार निकल गया, एविन चौका कुछ करना है वो निकल गया, क्योंकि 4 अक्टूबर 2023 के बाद आज देखिए 10 महीने हो गए, लेकिन एक भी मीटिंग नहीं, हलचल नहीं, बात नहीं, कुछ नहीं। इसका मतलब चुनाव आता है, आप चुनाव का फायदा लेने के लिए मीटिंग अरेंज करते, ऐसा भी सिद्ध होता है ना। जो 10 महीने में एक मीटिंग नहीं है, वो जगह के लिए बाबा साहब के लिए तो कमाल की बात है ना विनोद जी, ठीक है ना। इसीलिए फिर मैंने क्या कहा, मैंने सोचा कि डॉक्यूमेंट जमा करो, जमा करके सुरक्षित स्थान पर रखो, जब कोई फाइनेंस मिल जाएगा, एक एडवोकेट अच्छा रखेंगे, इंटरव्यू हो जाएंगे, केस लड़ेंगे, नहीं तो जगह जैसी है वैसी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घट्टा नहीं जीता है, घट्टा नहीं जीते, बाबा साहब का जहाँ स्मारक वहाँ तो है, वहाँ अभिवादन करेंगे, ठीक है ना, पहले भी था आज भी है। लेकिन जो असुविधाएं होती है, जो सरकार का मानस है वहाँ सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो सभी सुविधा न मिलने के कारण अगर ये प्रतिनिधि होते हैं दोस्त क्योंकि अगर आप लीडरशिप करते हैं तो पूरी तरह तो लीडरशिप ना करो, ऐसा मेरा कहना। वो जमीन की लड़ाई अगर आपने शुरू की है तो उसको पूरी तरह अंतिम आखिर तक लड़ना चाहिए, अंतिम समय तक रखना चाहिए, जब तक रिजल्ट नहीं मिलता तब तक लड़ना चाहिए। ये नहीं कि चुनाव आए तो जगह आंदोलन
निवेदन, कार्यक्रम, प्रोग्राम, आयोजन ऐसा, और चुनाव खत्म होते से शाम तक रहता, ऐसा नहीं चलता। ये सारी बातें सभी लोगों के सामने आ जाए, इसलिए हमने इस चैनल के माध्यम से श्रृंखला शुरू की, तो आज चौथा पार्ट है। तो यानी हम ये देख रहे हैं जैसे भी कल का जो आंदोलन हुआ दीक्षा भूमि आंदोलन, यानी पूरे भारत में हम ऐसा कहना चाहेंगे कि जो संविधान निर्माता और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, उन्होंने जिन लाखों हजारों करोड़ों लोगों को की जमीन दी, आज उन्हीं के जमीन पे दावा बोल के लोग नहीं, दीक्षा भूमि का प्रकरण विनोद जी थोड़ा चेंज है, इस बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में, इस बारे में बात करेंगे। फिलहाल कैसा है, आपको जमीन मिलती है या आपको निधि मिलती है, वो निधि का सदुपयोग कैसा हो, या फिर उस निधि के लिए, या फिर उस निधि के द्वारा जो होने वाले कार्य है, जो सुविधा मिलने वाली जनता को, उसका राजनीतिक फायदा कैसे लिया जाए, इसमें अगर प्रतिनिधियों का दिमाग चलता हुआ तो मेरे ख्याल से वो अम्बेडकरी समाज के लिए और भावनाओं के लिए सही ऐसा लगता है। क्योंकि देखिए यहाँ निधि आई है 204 करोड़, वो 204 करोड़ की निधि आने के बाद उसका जो बांधकाम हुआ है, जो प्रोजेक्ट चल रहा है, कल आंदोलन के दरमियान वो तोड़फोड़ की बाकायदा उसके जो सलाह किए गए जो भी शेयर हो रहा है, जला दिया, तोड़ दिया, अरे इतनी यात्रा चोरी मच गई है कि अब सोचना पड़ेगा कि क्या किया जाए। एक तो निधि आती नहीं है, और निधि आती है तो आप ऐसा करते हैं, अगर वो तोड़फोड़ न करते हुए उस निधि के द्वारा होने वाले कार्य को अगर रोक दिया जाए, सिर्फ मत करो, तो निधि भी रुक जाती थी, जमा हो जाती थी, काम भी रुक जाता था, और रात वाल पार्किंग कर दूसरे को हो जाता था। तो लेकिन उस नीति के द्वारा जो दूसरे काम होने वाले थे वो हो सकते थे ना। ये आपसी समझ से बैठकर बात करनी जरूरी है। समिति वाले कहते हैं कि हमारा अधिकार है, बौद्ध महासभा कहते हैं कि हमारा अधिकार है, कोई खोखरागढ़ कहता है कि वो साकारा पर बाबा साहब दीक्षा भूमि का नाम ही नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि ये जमीन आरएसएस के कब्जे में है, यानी जनता को भ्रमित करते हैं। इसकी सही जानकारी हम अगले वीडियो में जो बनाएंगे स्पेशल दीक्षा भूमि के बारे में, उस बारे में हम बताएंगे। हाल फिलहाल तो यूनियन चौक का जो बात चालू है, मुझे तो लगता है आप जो यूनियन चौक बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक बता रहे हैं, वो तो मैं गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ कि कुछ नेता जो यानी स्वयं घोषित नेता है, उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि ये बाबा साहब का स्मारक कब से। हाँ, तो वो देखिए ना, वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का जो स्मारक है, वहाँ जो नीचे नेट प्लेट वगैरह रखी है, वहाँ 1972 ऐसा दर्ज किया हुआ है। लेकिन वो एक्चुअल वो स्मारक या जो मूर्ति है, स्टेचू है, वो कब का है किसी को पता नहीं। अभी मेरे पास में एक अमरावती का इतिहास का एक किताब है, 1927 में उस जगह पर एक स्मारक था, बाबा साहब का स्टेचू था, ऐसा 1927 को दर्ज है, यानी नीचे 1927 लिखा हुआ है। तो फिर 1927 की जगह है 1972 की है, तो इतना भी अगर इतिहास की जानकारी नहीं है तो मुझे लगता है सिर्फ राजकारण के सब बातें होती है, समाजकारण। तो चलिए कोई बात नहीं, तो मैं अम्बेडकरी जनता से फिर से विनती करता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब स्मारक समिति के जो संगठनाएँ लड़ रही है और जो इसके लिए कोशिश कर रही है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक की जगह अमरावती वालों को मिले और वहाँ पे काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हो, और जो आगे हर साल वहाँ पे कार्यक्रम होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पैमाने में बड़े हो जाए। इसके लिए हम आपके पास में ये जितनी भी इसकी इंफॉर्मेशन है वो धीरे धीरे एक वीडियो में लाते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए और इसी तरह हम आपको सारी जो सच्चाई है आपके सामने उजागर करेंगे। और अगला एरविन चौक के बारे में जो अगला जो भाग होगा, पाँचवा भाग, उसमें हम गट्टा ने जो पिटीशन डाली है, वो पिटीशन में क्या क्या एलिगेशन है, आरोप है, उसको उपहार है,
ये सब कुछ हम अगले भाग में बताने की कोशिश करेंगे, यानी अगला भाग पिटिशन पे शुरू हो जाएगा। तो हम अगले बार आपके पास में घटाई के पिटिशन के साथ में आएंगे। तब तक के लिए आप सुविधा चाहते हैं। जय हिंद जय भारत। आपका भी बहुत जय हिंद।